बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज सबसे अहम मौजू यकीनन एक ही है, वो है आइनी तरमीम की मंजूरी। बिल आखिर 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी जो है वो करवाने में हुकूमत और इत्तेहादी जमातें कामयाब हो गई हैं। काबीना ने पहले इसकी मंजूरी दी, फिर सेनेट में इसकी मंजूरी हुई और मौलाना फजलुर रहमान को भी बिल आखिर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायल कर लिया, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इस तरमीम के हक़ में अपने इस पलरे में वोट अपना डाल दिया। आज इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार जनाब हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच हबीब साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे तो पहले ये फरमाइएगा कि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद आगे आप क्या देखते हैं? क्या सियासी हलचल कुछ कम होगी या इसमें मज़ीद इजाफा होगा? एक तो बुनियादी बात यह है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है ये इस तरह है कि आप यूं समझिए कि मखमल में टाट का पैबंद लगा दिया गया है। यानी ये आइनी तरमीम दस्तूर के मजमूई मिजाज से हम आहंग नहीं है। हमारा दस्तूर जो बुनियादी तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बना हुआ है, यानी जुदागाना इख्तियारात पर बना हुआ है, जिसमें अदलिया अलग है, एग्जेक्टिव अलग है और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर अलग है। इसमें हमने देखा है कि अदलिया के ऊपर हुकूमत को बर्तरी दे दी गई है। गोया पूरी की पूरी जो आईनी स्कीम है उसको बर्बाद कर दिया गया है, वो तबाह हो गई है। हमारी जितनी दस्तूरी रवायात थी, हमारी जितनी अदालती रवायात अगरचे कम थी, लेकिन काफी अरसे से हम उन पर अमल दरामद होता हुआ देख रहे थे, तो उसने पाकिस्तान के इदारों को कुछ मुस्तहकम किया था। तो ये तरमीम जब अब अमल में आएगी तो अमली तौर पर पाकिस्तान के पूरे निजाम को गैर मुस्तहकम कर देगी। तो ऐसे अदम इस्तेहकाम से ये तो नहीं की जा सकती कि सियासी इस्तेहकाम फूटेगा, बल्कि उसका नतीजा मैं देख रहा हूं कि ज्यादा पॉलिटिकल यानी सियासी हलचल की सूरत में निकलेगा। हबीब अकरम साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि ज्यादा इससे मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये दावा किया है कि इसमें से काला सांप जो था उसका जहर हमने निकाल दिया। मौलाना फजल रहमान का दावा बिल्कुल दुरुस्त है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिस चीज को वो काला सांप से ताबीर कर रहे थे, वो बुनियादी तौर पे ये था कि एक ऐसी मिलिट्री कोर्ट्स बना दी जाएं या इंसानी हुकूक को अमली तौर पर जो आर्टिकल 5 है उसमें तब्दीली करके उनको खत्म कर दिया जाए। यानी वो लिस्ट तो मौजूद रहे लेकिन बेमानी हो जाए। तो यस, यहां तक उन्होंने जरूर किया, लेकिन मौलाना फजल रहमान की पार्टी की आप जानते हैं कि पार्लियामानी हैसियत को बहुत बड़ी नहीं है। वो अहम जरूर हो गई लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। तो लिहाजा उनसे यही तवक्को की जा सकती थी कि वो बुनियादी या सामने नजर आने वाली जो खराबियां हैं उनको दूर कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो अदालती निजाम है उसको मौलाना फजल रहमान नहीं बचा पाए। और मौलाना फजल रहमान ने को जाहिर है जो उन्होंने अरेंजमेंट, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट की थी, उसमें उन्हें वोट देना तो पड़ रहा है, लेकिन इसका नतीजा ये जरूर होगा कि आइंदा कुछ अरसे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, जिस पे आपको और मुझे ये भरोसा रहता है कि कभी भी अगर आपके मेरे बोलने पे पाबंदी लगी तो मेरे पीछे मेरा अदालती निजाम खड़ा होगा, तो अब वो नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आपका पूरे का पूरा अदालती निजाम हर वक्त हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि आप जो बातें कर रहे हैं प्रिंसिपली तो ये बिल्कुल ठीक हैं जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन माजी में भी हमारा जो अदालती निज़ाम है इस बात से कतई नज़र कि लोगों को इंसाफ मिला या लोगों को झूठी सज़ाएं सुनाई गई या जो हुआ, इवन आपको 40 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो फांसी का फ़ैसला था उस पर भी माफ़ी मांगना पड़ी। यहाँ भी कोई काबिल ज़िक्र तो कारकर्दगी नहीं रही। तो जब उस हालात में, जिसको हम कहते हैं कि बड़े आइडियल हालात थे और बड़ा जमहूरी अदालती सिस्टम था, उसमें भी अगर हम दुनिया में आखिरी नंबरों पे थे अदालती निज़ाम में, तो फिर इसमें शायद बेहतरी हो ही जाए। आप अदालती निज़ाम अगर आपका रहता तो यस, उसमें बेहतरी की तवक्को नहीं थी। ये जो मौजूदा अरेंजमेंट है ये अदालती नहीं है, ये हुकूमती है। यस, इसमें कुछ नाम इस्तेमाल किए गए हैं, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल कमीशन, चीफ जस्टिस। ये इन इस्तिलाहात के इस्तेमाल से आपको लग रहा है कि ये निज़ाम जो है ये अदालती है।
ये महज जो अदालती निज़ाम होता है वो महज लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं होता। इन लफ्ज़ों के आगे और पीछे इनके मानी के तय्युन के लिए कॉन्टेक्स्ट होता है इमरान साहब। तो ये इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल से ये धोखा नहीं खाना चाहिए कि ये अदालती निज़ाम है। ये अदालती निज़ाम नहीं रहा, ये हुकूमत का एक नया बाजू बन गया है। यानी अब आपके पास सवाए इसके कहने के कोई चारा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को इंसाफ इस अदालती निज़ाम से मिल गया तो ये महज उसकी किस्मत है, अदरवाइज कुछ नहीं है। पहले इंसाफ ताखीर से मिल रहा था, अब बेइंसाफी हर वक्त मिला करेगी। और दूसरी बात यह है कि जब जो पहला आइडियल सूरत हाल तो कभी भी नहीं रही, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये हो गया इमरान साहब कि हम अदलिया की खराबियां तो गिनवाते हैं, लेकिन अपनी पार्लिमानी हिस्ट्री के जो स्याह बाब हैं वो कभी नहीं गिनवाते। ये वही पार्लिमान है जिसने हमेशा आमरों के सामने अपना सरनगू किया। ये वही पार्लिमान है जिसने पाकिस्तान बनने के बाद दस्तूर बनाने में गैर मामूली ताखीर और तावीक की। ये वही पार्लिमान है जिसके इलेक्शन 1954 से ऑनवर्ड हमेशा कभी भी जो आजादाना और मुनसिफाना नहीं हुए। तो लिहाजा ये पार्लियामेंट जो इस वक्त पर्टिकुलरली हमारे पास मौजूद है, ये तो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं है। तो हम इससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये कोई अवाम के हक में कोई तरमीम लाएगा? ये दरअसल ये पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, PMLN और पीपल्स पार्टी ने, और अदलिया का रास्ता रोकने के लिए ये सारी तरमीम की है। हबीब अकरम साहब, आपकी सारी गुफ्तगू को दुरुस्त मानते हुए मैं आपसे एक बात समझने के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये फरमाइएगा कि PTI तो ना इन असम्बलियों को मानती थी ना ही इस हुकूमत को। वो तो कहते थे फॉर्म 47 की हुकूमत है और ये जिस तरह से आए हैं रोज़ हम सुनते थे। लेकिन वही PTI जब 10 मीटिंग्स में खुसूसी कमेटी में शामिल हुई, 10 मीटिंग्स में इनके साथ बैठी, उस मुसवदे पे उन्होंने एतमाद का इज़हार किया, उस पे उन्होंने तरमीम करवाई, वो सारी चीज़ें की, तो फिर अमलन तो उन्होंने इसको हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया और इस जो कमेटी को भी तस्लीम कर लिया। देखिए, एक डी फैक्टो तामील तो होती है ना, पाकिस्तान का नज्म भी तो आगे चलना चाहिए ना। वो तो मुझे भी बहुत सारे लोगों पे एतराज़ है। मुझे जस्टिस काजी फायज ईसा के इस तर्ज़े इस्तदलाल पर और तफहीम कानून पर मुझे मेरे एतराज़ात जो हैं वो यकीन की हद को पहुंचे हुए हैं। मुझे उनसे शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन वो मेरे चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है उनका फैसला मुझे मानना है। उनसे जो पहले चीफ जस्टिस थे वो उमर अता मदयाल साहब, वो इंतहाई कमजोर चीफ जस्टिस थे, और लेकिन उनको भी मुझे मानना ही पड़ेगा। आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को भी अब जाहिर है जोर जबरदस्ती एक डी फैक्टो असेंबली ने खुद को डीजोर करने के लिए तो तरमीम की है, तो मुझे तो मानना पड़ेगा, वरना तो मुल्क का नज्म खराब होगा। तो मैं अपने मुल्क के नज्म को चंद ऐसे लोगों की वजह से क्यों दांव पे लगाऊं जिनकी ना कोई अखलाकी साख है ना कोई सियासी साख है। अच्छा, तो अब आप क्या समझते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? फवाद चौधरी साहब ने तो दावा किया है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। तो क्या इस तरमीम के बाद आपको इसमें कोई तब्दीली नजर आ रही है? इम्कान गालिब तो यही है कि जो इस तरमीम में जो तजवीज़ किया गया है कि कोई भी जो पार्लिमानी पार्टियों का जो मजमुआ है वो दरअसल 2/3 अक्सरियत से फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह की 2/3 अक्सरियत आज सेनेट में मैनेज हो गई है 2 लोटों के जरिए, तो उस तरह की अक्सरियत मैनेज कर ले और फिर कर लेंगे, हुकूमत कर लेगी। और ये भी हुकूमत ने कहा मैनेज की है। हुकूमत जिन बैसाखियों पे खड़ी हुई है वो तो इससे 4 कदम आगे चलती हैं। तो ये तो उन बैसाखियों की मरहूने मिन्नत है कि 2 आज सेनेटर 3 मिल गए इन्हें, और वो कहीं से टपक पड़े और आके उन्होंने अपनी पार्टी को दगा दिया, और दगा दे के उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ वो जा मिली। तो लिहाजा ये काम तो चलता रहेगा। ये इस तरह का ये हुकूमत अगर अपने सियासी साख और अपनी कुव्वत के बल पर कुछ काम कर रही होती तो उसके बारे में तो कुछ कहा भी जा सकता। यहाँ पे तो आपको पता है कौन सी बात दस्तूर के मुताबिक हो रही है, जो तरमीम हो रही है जिसको दस्तूरी तरमीम कहा जा रहा है, ये दस्तूरी नहीं है, तो अगला काम कैसे दस्तूरी हो सकता है? बहरहाल इसमें खैर अगर कुछ निकल सकता है तो वो ये है कि इन दस्तूरी तरमीम का अजाला करने के लिए कम से कम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाया जाए। हबीब अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में जो फरमाया पार्लिमानी जमातों के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से,
ये तो हमें हमारे सामने है, आपने खुद ही जिक्र भी कर दिया कि 1954 से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि इन जमातों के जो सरबराह हैं वो खुद ज़ाती तौर पे शख्सियत परस्ती के इतना शिकार हो चुके हैं कि वो खुद अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं लाना चाहते। किसी भी जमात में उस तरह की जमहूरियत हमें तो नज़र नहीं आती कि वो लोग खुद फैसले कर सकें। आप देखें, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, हत्ता कि आप पीटीआई को देख लें कि बानी चेयरमैन जेल में भी बैठे हैं तो फैसला वही करेंगे। यहाँ पे उनके चेयरमैन हो, अपोजिशन लीडर हो या कोई दूसरे हो, वो भी फैसला नहीं कर पा रहे। तो फिर कसूर तो खुद इन पार्टियां बनाने वाले उनके सरबराहों का भी है। इमरान अयूब साहब, ये जो आप जमातों में जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये दरअसल एक रिलेटिव बात है। इसका असली जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब लोग किसी को वोट देते हैं और सारी जितनी भी सियासी जमातें होती हैं, ये रजाकाराना बनती हैं, ये रजाकाराना तंजीमें होती हैं। इनके अंदर जाना किसी की मजबूरी नहीं है। किसी को ये घर में उनको कन्विंस तो किया जाता है लोगों को कि आप सियासत की तरफ आए, लेकिन बहरहाल ये फैसला उनका रजाकाराना होता है। तो सियासी जमातों में जमहूरियत का मतलब कुछ और है। ये आजकल ही पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये गालिबन अल्हाम उतरा है, जिसने सियासी जमातों के अंदर और हमारे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की तफहीम कानून के अंदर से ये नुक्ता तराशा गया है कि जिसके तहत सियासी जमातों के अंदर खास तरह की जमहूरियत, यानी वो जमहूरियत जिसको इलेक्शन कमीशन सनद जवाज अता करे, उसको माना जाए। इलेक्शन कमीशन की तफहीम कानून पर भी मुझे शदीद एतराजात हैं। तो इनको तो मैं इस काबिल नहीं समझता ये किसी सियासी जमात के ऊपर ये ठप्पा लगाएं कि इसने जमहूरी काम किया, जमहूरी नहीं किया। जमहूरियत वो है जो हमारे दस्तूर में लिखी हुई है, जिसके मुताबिक एक आदमी का एक वोट होगा, हल्के होंगे, और वो फिर जिस भी बुनियाद पे वोट लेगा और फिर आगे कानून साजी होगी। और हमारे कानून में ये वाज़ेह तौर पे हमारे दस्तूर में लिख रखा है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, यानी वो शख्स जो ज्यादा मकबूल होगा वो लीडर होगा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, दस्तूर में यही लिखा है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही ज्यादा मकबूल है और उसी को इक़्तिदार भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जिन बैसाखियों का आपने जिक्र किया, ये हमारे सियासतदान ही वो बैसाखियाँ पकड़ते हैं, उन बैसाखियों के ज़ोर पे आते हैं, उनसे चीज़ें मैनेज करवाते हैं, तो वो बैसाखियाँ मजबूत होती हैं ना। अब तो ये आप एक उसूली बात कर रहे हैं और ये बात आपकी दुरुस्त है। अब मसलन ये इस वक्त जो है जनाब नवाज शरीफ साहब उन्हीं बैसाखियों की बुनियाद पर कैंसर की एक मरीजा जो जेल में पड़ी है उससे इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जारी करदा सनद के मुताबिक वो इस वक्त MNA, और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हार चुके हुए हैं इलेक्शन। हमारे वजीर दिफा जो इस वक्त वजारत दिफा की कुर्सी वार्म कर रहे हैं, वो रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हार चुके हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सारी सीटों पे जिस वक्त जो लोग नुमाइंदा बन के बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, वो इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो बैठे हुए हैं। तो जाहिर है हमें अपने निज़ाम की कम अज कम उस निज़ाम के ऊपर बात तो जरूर करनी चाहिए कि जनाब ये बैसाखियां जो है किसकी प्रोवाइड करता है और इस वक्त किस किस के बगलों के नीचे हैं। हबीब अकरम साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपको ऐसी को उम्मीद नज़र आती है कि मुस्तकबिल करीब में सोशल मीडिया के इस दौर में, या जो हमारे 65% से ज़्यादा नौजवान हैं, उनकी जो है सोच में कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि हमारा मुल्क जो है इसमें हकीकी जमहूरियत भी आ जाए और हम ना तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें ही इस मुल्क में कुछ अमन को देख लें? आप और मैं तो यकीनन नहीं देख सकेंगे। आइंदा आने वाली नस्लों के बारे में अच्छी उम्मीद की जा सकती है। उसकी वजह यह है कि आज जो आईनी तरमीम हुई है इसने पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया है। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं सही आपको प्रिसाइजली बताऊं तो इसने पाकिस्तान की दस्तूरी तारीख को 1974 और 75 में धकेल दिया है, यानी अमली तौर पर हम 50 साल पीछे चले गए। तो इस बीच में जाहिर है अगर आप आमरों के जो की गई तरमीमें थी और उनके जो अदवार थे उनको भुला भी दें, तो हमारे सियासतदानों ने इस वक्त पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेल दिया है। तो जाहिर है हम तो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जी चुके हैं, अब आइंदा आने वाली नस्लें हैं और उनका काम है। लेकिन बहरहाल ये 25 साल पीछे आज धकेले जाने के बाद अब पता नहीं कितना अरसा लगेगा और ये कब ये मामला सीधा होगा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हबीब अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी
उनका ये कहना है कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारा मुल्क और सियासी ढांचा कम से कम 25 से 50 साल पीछे चला गया है। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं तो हम मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आईनी तरमीम की मंजूरी के सियासी पहलुओं पे तो बात की, लेकिन अब हम इसके कानूनी पहलुओं पे बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जनाब जहांगीर जदून साहब। थैंक यू वेरी मच जदून साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आम पाकिस्तानी के लिए आसानियाँ पैदा होंगी या फिर मसाइल ज़्यादा होंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो आईनी तरमीम जब मंजूर होगी, अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन गजट आएगा, तो उसके बाद जब उसकी इन ऑपरेशन फील्ड में आएगी तो पता चलेगा कि उससे आसानियाँ पैदा होती हैं या और मुश्किलात पैदा होती हैं। देखें, ये अब कोर्ट का सिस्टम पहले भी कुछ सही तरह से नहीं चल रहा, और अभी जो तरमीम आ रही हैं उसमें मेरा ख्याल में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो देखने वाला काम होगा कि उसका आउटकम क्या निकलता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारी आईनी तरमीम को एंडोर्स करती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कदगन नहीं है, या इसमें से किसी को स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो उसके बाद ही मामला क्लियर होंगे। अभी जो ही ये तरमीम पास होगी तो हो सकता है कि कुछ पहले भी पिटीशन है, कुछ मजीद पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएं, तो फिर उस पर एक बहस शुरू हो जाएगी। तो ये काम जो है मुझे जल्दी में लगता नज़र नहीं आता, लेकिन एक काम हो जाएगा कि चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हो जाएगा, तो उसके बाद जो मामलात होंगे वो तो मुझे एकदम जो है वो सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसके आगे मजीद उलझन होएगी, और जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली कुछ डिसाइड करेगी तो उसके बाद ही मामला ठीक होंगे। जदून साहब, ये फरमाइएगा कि आपको कैसा महसूस होता है कि क्या इस आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कोई वकला तहरीक शुरू होने का खदशा है? वकला तहरीक देखें, एक जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स है वो तो कह रहे हैं कि हम कोई तहरीक शुरू करेंगे, लेकिन उस तरह जब पहली जो अमेंडमेंट उन्होंने शुरू में की थी वो बहुत ड्रास्टिक थी, और उसके तो 100% चांसेस थे कि वकला मूवमेंट शुरू हो जाती। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर जब ये कंसेंसस हुआ है, या उस वक्त जो मौलाना फजल रहमान ने उसको ब्लॉक किया, तो उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने एक जो जजेस की सीनियरिटी वाला इशू है उसको करके तो उन्होंने 3 का पैनल बना दिया है। अब 3 में से देखें, अभी लोगों ने कहना शुरू ही कर दिया है कि जी फलाना जज जो है चीफ जस्टिस होगा, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की भी मर्जी वही है। तो उसके बाद अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह देखती है। आया सुप्रीम कोर्ट इन पूरी जो अमेंडमेंट हुई है वो इसको इंडोर्स करती है कि ठीक है जुडिशरी के जो आज़ादी है उस पर कोई कदर नहीं है। अभी तो देखें ना, मामला इस तरह हो जाएगा कि जिस तरह अब वो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि एक पेज वाला चीफ जस्टिस भी आए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब मेजॉरिटी होगी। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट हो या कोई आने वाली गवर्नमेंट हो, जो इसकी भी गवर्नमेंट होगी, जिस पार्टी की भी या कोलिशन होगी, तो वो उनके हाथ में सारा खेल जो है वो चला गया है। वो जिसको चाहेंगे चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन जदून साहब, माजी में तो हमने ये देखा है, जो आपने एक पेज वाली बात की, कि जिसको भी एक पेज पे समझ के लाया गया बाद में उसी ने उस हुकूमत को ख़त्म भी किया। तो यहाँ भी तो ये हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। ये देखें, डबल एज होता है ना। बात आप कहते हैं जी कि ये हमारा बंदा है, हम इस तरह होगा तो इस तरह होगा, तो फिर आखिर में वो काम उल्टा हो जाता है। अब देखें ना, ये भी मसलत के तहत तो इसलिए कहते हैं ना कि आप एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल इसीलिए था कि किसी को ये नहीं पता होता कि जी मुझे चुनाव होगा मेरा या कंसिडरेशन क्या होगी। अब तो सिर्फ कंसिडरेशन जो है, ये तो मेरिट है नहीं, इस पाकिस्तान के अंदर कोई मेरिट नहीं है। यहाँ पे लाइक और डिसलाइक है। 100% इधर कोई मेरिट पे काम नहीं होता किसी भी डिपार्टमेंट में। बहुत मुश्किल से होता है, कोई एक्सेप्शन होगी, लेकिन सारा डिसलाइक और लाइक पे होता है। कोई इस मुल्क के अंदर जो है ना मेरिट की पॉलिसी नहीं है। जदून साहब, मेरिट की पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन इस आईनी तरमीम के बाद जिसको हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो तो कह रहे हैं कि इससे अवाम को बहुत फ़ायदा होगा और जुडिशियल इस्लाहात हो जाएंगी, मनमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि अभी जब सेनेट में तकरीरें हो रही थी तो उसमें एमएल वली साहब ने तो ये भी कहा कि अब जो फैसले हैं वो किसी के कहने पे नहीं होंगे, मेरिट पे होंगे फैसले। तो आप वाकई समझते हैं कि इस तरमीम की मंजूरी के बाद अदालती निज़ाम बदल जाएगा?
बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अदालती निज़ाम में और मसाइल ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। आगे जो कुछ थोड़ा बहुत हो रहा था उसके अलावा और मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये जो है ना, देखें ना, आगे आप एक तरमीम जो है इस तरह करते हैं, रात के 12 बजे सेशन हो रहा है जी, 2 बजे सेशन हो रहा है जी, बंदे उठा रहे हैं जी, इधर कर दो उधर कर दो। तो ये कोई तरीका नहीं है। आप कंसेंसस देखें ना, बिल्ड अप होता है। जैसा 18th अमेंडमेंट हुई थी, उस पर बहुत बड़ा डिबेट हुआ, तकरीबन 9 महीने साल लग गया। तो उस तरह से अगर कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आइन के अंदर तरमीम ऐसी करें कि जिसका कोई दूर सा आप एक ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं, या पार्लिमानी जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक, उसको रिफॉर्म ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पे तो ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो एक सारी तरमीम जो है उसका जो सेंट्रल या पिवटल पॉइंट वही है कि जो कमिंग चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे आ रहे थे उसको रोक दिया जाए। बस इसका असल बॉटम लाइन एक ही। जहांगीर जदौन साहब, आपने अभी 18वीं तरमीम का जिक्र किया, तो सिवाय 18वीं तरमीम के, वाकई 18वीं तरमीम के वक्त 9 महीने डिस्कशन होती रही, लेकिन उसके अलावा तो जितनी भी तरमीमें आई वो अचानक इसी तरह से पता चला कि तरमीम आई है और मंजूर हो गई, आई और मंजूर हो गई है। तमाम हुकूमतों में ऐसा ही होता रहा? नहीं, देखें, जिस हुकूमत में भी ऐसा होता है उसके आप असरात फिर देखें ना क्या होते हैं। जो भी ऑर्डिनेंस आते हैं या इस तरह की तरमीम आती हैं, उनके पीछे इंटेंट जो लेजिस्लेचर की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी लॉ को इनेक्ट करने के लिए, कि इनका इरादा क्या है, इनकी नीयत क्या है, इनकी मंशा क्या है। तो जब आपकी नीयत जो है वो इंटेंट नहीं होगी लेजिस्लेशन की, तो मैं आपको कह देने कि ये जितनी भी तरमीम कर रहे हैं ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना है कि फुल कोर्ट बनती है या लार्जर बेंच बनता है, या उसकी क्या जो है सूरत हाल निकलती है अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में। देखें ना, 25 अक्टूबर के बाद चीज़ें बड़ी ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएंगी पूरी। देखें, सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, जो ही नया कुछ चीफ जस्टिस आता है तो वो रजिस्ट्रार को पहले चेंज करते हैं, फिर आगे बेंचेस बनना शुरू होते हैं, फिर आगे अपने अपने लाइक डिसलाइक देखते हैं, क्या ग्रुप्स हैं क्या नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है ना, इस तरह को 100% मिसाल तो हम यूरोप की देते हैं, अमेरिका की देते हैं, लेकिन वहाँ का और यहाँ के सिस्टम का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ पे तो कोई जज, कोई बंदा जानने वाला नहीं होता, ना ही वो किसी से मिलते हैं। इधर तो हर बंदा ये कहता है ये मेरा जज, ये तेरा जज, ये अपना जज, ये उसका जज, इस तरह के मामला हैं। जदून साहब, ये फरमाइएगा आखिर में कि क्या आप समझते हैं कि आईनी बेंच बनने के बाद जो दूसरे जज साहबान हैं और जो दूसरे केसेस हैं, जो आम आवाम के केसेस हैं जिनका आइन से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिविल हों क्रिमिनल हों, उनमें वाकई आवाम को कुछ जल्दी फैसले होते दिखाई देंगे? बिल्कुल जल्दी फैसले होते हुए नहीं दिखाई देते। इस तरह निज़ाम जो है वो चलता रहेगा। वो तो फिर वही वो बल्कि जजेस की शार्टेज हो जाएगी। वो कहें जी 5 जज उधर बैठे हुए हैं, हम बाकी जज हैं। ये होगा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो इसमें देखें ना, मैंने कहा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी तो उसके बाद ही को पता चलेगा। हो सकता है वो पहले वाला सिस्टम ही रिवर्स कर दें, हो सकता है वो कहें जी इसके सिस्टम के अंदर ये वाली वीकनेस है, ये इसको ख़त्म करते हैं और ये वाली ठीक है। तो ये सारी तरमीम जो है, आप देखें ना, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है आइन के अंदर, वो पाके जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। इवन 18th अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, 21st अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया था, और जो सनसेट के साथ क्लास बनी थी ये अपने मिलिट्री कोर्ट्स वाली, उसको भी चैलेंज किया जाता रावलपिंडी वायरस केस में। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली डिसाइड करेगी कि जानी है कौन से जानी है। थैंक यू वेरी मच जहांगीर जदौन साहब। तो जदौन साहब कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली ये फाइनल करेगी कि इस आइनी तरमीम का क्या होगा, क्या इसके नताइज होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये तो आपने सुनी जहांगीर जदौन साहब की राय। हमने इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस में कुछ सियासतदानों से भी बात की जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ जमातों से था। जमीयत उलमा इस्लाम के काम मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शर्मीला फ़ारूकी साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ेब जाफ़र साहिबा। तो वो भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर, आप क्या समझते हैं कि इस आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्की सियासत में क्या मुस्बत तब्दीली आएगी? अगर तो ये कंसेंसस ही हुआ तो शायद कोई बेहतर हालात हो जाएं, और अगर कंसेंसस ना पैदा किया गया तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा और उसका नतीजा ख़राब होगा। मिल्ला साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये आइनी तरमीम को लेके जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक्टिव नज़र आए हैं और जो किरदार उन्होंने अदा किया है मुल्की सियासत में, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखती हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अक्कासी में।
कि जिस तरह बीबी साहिबा हर एक काम का बेड़ा उठाती थी तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाती थी, और वो हर चीज़ में बड़ी डिटर्मिन्ड होती थी, कमिटेड होती थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उसी तरीके से कमिटमेंट के साथ आगे चल रहे हैं। और आपने देखा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमने हर चीज़ डिबेट के लिए खोल दी। चेयरमैन साहब ने ना सिर्फ बार और बेंच से खिताब किया बल्कि टेलीविज़न चैनल, सिविल सोसाइटी, ही इज़ इंगेज द इंटायर कंट्री इनटू दिस डिबेट, जो कि एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर होना चाहिए। ज़ैब जाफ़र साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आइनी तरमीम है ये अगर हो जाती है तो आप क्या समझते हैं कि इस आइनी तरमीम से मुल्क को और आवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, हम तो कानून को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं इस आइनी तरमीम से, और चाह रहे हैं कि जो राइट पर्सन एट द राइट जॉब हो। तो जाहिर है जब आपकी स्ट्रेंथ ऑफ लॉ होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी उसके मुताबिक ही होगी और सही लोग आगे आएंगे, तो इसका तो उसमें फिर इसके इफ़ेक्ट्स तो आते हैं आवाम में। लेकिन पीटीआई का तो ये इल्ज़ाम है आप पे कि आप सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक करना चाहती है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इशू नहीं है। असल में सिर्फ काजी साहब को एडजस्ट करने के लिए और मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, काजी साहब की क्रेडिबिलिटी पे, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई नुक्ता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और दूसरी बात है, पीटीआई ने कोई इल्ज़ामात तो लगाने हैं, कुछ तो उन्होंने कहना ही है, तनकीद तो करने के लिए, तो यही सही। नाज़रीन, सियासतदानों की बात भी आपने सुनी। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इसराइल और ईरान का तनाज़ा जो है उससे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। फ़लस्तीन में इसराइल के मुज़ालिम ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं बल्कि हमास के ख़िलाफ़ उसके हमले जो हैं उनमें भी तेज़ी आ रही है। मशरिक़ वस्ता की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इसराइल की जानिब से ईरान पे जवाबी हमले की जो मनसूबाबंदी की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये हमला अगर होगा तो किस नवीयत का होगा? कहीं ये तीसरी आलमी जंग का पेशमा साबित तो नहीं हो सकता? देखिए, ईरान को जो थ्रेट दी है इसराइल ने वो बड़ी वैलिड किस्म की है, टेंजिबल है और वाइबल भी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पिछले दिनों में देखें तो जो एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं, जिसमें कि इस्माइल हानिया साहब की शहादत, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, और अभी जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप हमास की उसको जो शहीद किया गया इसराइल की जानिब से, तो उसके लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ज़रूर पाया गया है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट पाए जाने की दो वजूहत हो सकती हैं। तो पहली वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आप देखें, स्पेशली अमेरिकन को भी देखें, जहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उन्होंने उस तरह से खातिर ख्वाह इसराइल का या नेतन्याहू का साथ नहीं दिया है। और सेकंड वजह जो आपका कंसर्न है और मेरा कंसर्न भी है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है, सो कॉल्ड इसराइल जो है वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और ईरान के मतलब भी बात की जाती है, लेकिन उसके पास हमारे पास कोई शवाहिद इसराइल की भी नहीं है और ना ईरान के हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों अफवाज हैं। ऊपर अगर आप देखें तो लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और नीचे यमन की तरफ आते हुए तो पूरे शिया ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होंगे और इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो इसराइल के ऊपर जब भी अटैक होगा कि जिसके पास एडवांस मिलिट्री है और उसको यूएस की सपोर्ट भी हासिल है, तो एस्केलेशन लैडर पर कंट्रोल करना खासा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो यूएई और जो सुन्नी ममालिक हैं वो इस में एक अजीब सी सिचुएशन इस वक्त है जो अनफोल्ड कर जो अगर हुई तो मैं समझता हूँ और जंगी सूरत के अंदर खासी खतरनाक साबित होगी। और उसमें अगर रशिया और चाइना अगर एक साइड पे होते हैं और अमेरिकन दूसरी साइड पे होते हैं तो एक जो है वो इस कदर चैलेंज है इस वक्त कि शायद इस तरह ना हो। और मजीद ये भी कि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि उसमें जब अब नॉर्मल कन्वेंशनल जंग भी अगर होती है तो उसमें किलिंग्स की जो तादाद है वो वर्ल्ड वॉर 2 क्रॉस करेगी। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ों के अंदर देखते हुए इस वक्त तक तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक अपनी साख को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल एज डोमेस्टिक दुनिया के अमन के लिए किसी सूरत भी ठीक नहीं होगा।
ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि मिडल ईस्ट का फ्यूचर जो है उसको आप किस तरह से देखते रहे हैं? फ़लस्तीन और लिबनान पर हमले के बाद क्या इसराइल मज़ीद जो मुल्क हैं वहाँ पे उन पे भी हमले करेगा? देखिए, नेतन्याहू एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट, फाशिस्ट और एक उसका दिमागी तवाज़ुन मेरा ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि आप पिछले जितने जंग के दौरान देखें, जैसे उसने अभी हालिया 2 दिन पहले एक हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक किया है, जब कुछ ड्रोन ने वहाँ पे तेल अवीव के अंदर उसने अटैक हुआ, लेबनान की जानिब उसके वो बिल्कुल मौजूद उसके ऊपर साबित होता है। मजीद ये कि नेतन्याहू जो है उसकी पोलिटिकल जो स्टैंडिंग है वो भी बेहतर नहीं है, और दिसंबर 2022 में वो पावर में आया था, लेकिन वो डॉलरम का शिकार था और उसकी कमांड या उसकी रेट उस तरह से स्टैब्लिश नहीं थी। तो हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर देखें तो इसराइल ने हमेशा जो एक्सपेंड किया है या एग्जिस्ट किया है वो जंग के जरिए किया है, और जंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें कहा जाता है कि जंग जो है बेसिकली पॉलिटिकल मोटिव्स का एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तो ये नेतन्याहू उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जंग जब भी होती है तो अगर आपके राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स अगर मुत्तहिद ना भी हों तो जो स्टेट की खातिर वो मुत्तहिद हो जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर नेतन्याहू जो है वो अपनी तमाम इस तरह की जो उसने हरकतें की, इंसानियत की अलमिया उसने क्रिएट किया है, गाजा में स्पेशली उनको दरगुजर किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि आईसीजे की रूलिंग के हिसाब से तो उसको अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वही ने बैठ के उसने अटैक का जो है हुक्म भी दिया था। जी मिनाज साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान दुनिया में अकलौती मुस्लिम एटॉमिक पावर है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान पे हमला करता है इसराइल या किसी और इस्लामी मुल्क पे करता है, यूएई वगैरह पे, तो पाकिस्तान इसमें अपना कोई किरदार अदा करेगा या पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा? देखिए, फॉरेन ऑफिस जो है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जब अगर खुदा न खास्ता अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो तमाम ऑप्शन उसके पास होंगे, लेकिन वेपन्स ऑफ पीस कहते हैं इसको, न्यूक्लियर वेपन्स को, क्योंकि डिटर करता है किसी भी एग्रेशन को। अगर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह का अटैक नहीं होता फिजिकली, तो मैं नहीं समझता कि पराई जंग में हम कूदेंगे। ऑलरेडी हम लोग वॉर ऑन टेरर और अफगानिस्तान की वॉर के सिलसिले में अरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं, हमारी 65% ऑफ द यूथ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे अटैक हुआ या हमारी बाउंड्रीज की जो डिसरिस्पेक्ट हुई, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी आप जानते हैं कि बैटल हार्डन है और उसको एक एक इंच को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वक्त तैयार है। लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट और मिलिट्री क़यादत है वो मिलकर सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। हम किसी से कोई कमज़ोर नहीं है, हमारा अगर पर कुछ हुआ तो फिर तमाम ऑप्शंस ओपन होंगी। लेकिन अभी ईरान के ऊपर अटैक होने की सूरत में कन्वेंशनली तो हम जरूर डिफेंड करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को प्ले शायद नहीं करेंगे। जी मिनाज साहब ये फरमाइएगा कि जो बाइडन ने भी अब ये कहा है कि गजा पे जंग बंदी जो है खासी मुश्किल है, उन्होंने इसको इंतहाई मुश्किल करार दे दिया, तो आप क्या समझते हैं जब अमेरिका भी अपनी इस तरह से बेबसी दिखा रहा है तो फिर इसराइल को कैसे रोका जाए ईरान पे हमला करने से? देखिए, 30-40% जो यूएस की इकोनॉमी है वो न्यूकॉन्स के शहीद करने का वो वक्त है कि जब अमेरिकन जा रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, तो वहाँ पे जो जो बाइडन है या ट्रम्प जो है, रिपब्लिकन्स या जो आपके डेमोक्रेट्स हैं, वो इस वक्त वहाँ वोट विन करने के लिए खामोशी का सहारा लिए हुए हैं। अगर वो खुल के सामने आते हैं तो उनकी वोट्स गिरते हैं, तो लिहाजा ये पॉलिटिकल जिमिक्स इस पर जरूर चल रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि गुरिल्ला वॉरफेयर इंटेंजिबल टर्म्स अगर देखें तो पूरा साल 7 अक्टूबर से लेके आज 20-21 अक्टूबर जो हो गई है 2024 की, तो एक साल के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर 2 डिस्ट्रक्शन गजा में बेतहाशा की हुई है। 20% शायद ऑन ग्राउंड जो है वो बिल्डिंग साबित हैं, 80% डिस्ट्रॉय हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए जो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो कोई भी एग्रेशन के साथ काम नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं यहूदी लॉबी उनके खिलाफ कैंपेन में काम करना शुरू ना कर दे। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।